नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशहरा के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उठाया जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा। भागवत ने की जनसंख्या नीति बनाने की मांग, कहा सब पर लागू हो और किसी को छूट न मिले। मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को 3650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। बिलासपुर में किया एम्स का उद्घाटन। अमित शाह का मिशन हिमाचल का आज तीसरा दिन। बारामूला में किया रैली को संबोधित। जमकर उमड़ी भीड़, विपक्ष चित। नीतीश कुमार पर पीके ने दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार ने दिया जेडीयू का अध्यक्ष बनने का ऑफर, पीके ने किया इनकार। चुनाव आयोग के पोल कोड प्रस्ताव पर भड़का विपक्ष। लोकतंत्र पर एक और हमला दिया करार, कहा हमें चुनावी वादे करने से आप नहीं रोक सकते। सबसे पहली खबर की शुरुआत मोहन भागवत के बड़े बयान के साथ करते हैं। आज दशहरा है और इसी दशहरे के अवसर पर मोहन भागवत नागपुर संघ के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने एक बड़े मुद्दे को उठाया और उस पर बड़ा बयान दिया है। जनसंख्या नीति की पैरवी करते हुए मोहन भागवत ने देश में जनसंख्या नीति लाने पर जोर दिया कि भारत को गंभीर मंथन के साथ इस पॉलिसी को लाना चाहिए जो सब पर लागू हो, किसी को छूट न मिले, क्योंकि जनसंख्या देश के लिए गंभीर मुद्दा बन रही है। डॉक्टर साहब, मोहन भागवत की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है, क्या अब जनसंख्या पॉलिसी लागू होगी? देखिए, सबसे पहले कैपिटल टीवी के तमाम दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दशहरे पे धर्म की अधर्म के ऊपर जीत, सत्य का असत्य के ऊपर प्रहार, और जो रावण हर युग में पैदा होते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या जिसके दंश से समाज टूट फूट और अराजकता की ओर बढ़ता है, उसकी समाप्ति। और नागपुर से सरसंघ चालक जी ने जो रावण को चिन्हित किया, वो रावण है जनसंख्या। जनसंख्या को खत्म करना पड़ेगा। ये जो स्पीड से हिंदुस्तान लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है, उसको तो रोकना ही पड़ेगा। और जैसे ही संघ प्रमुख के मुंह से इस तरह की बातें निकलती है, तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कर्तव्य बन जाता है कि उनकी बातों को आप अमल में लाएं। वैसे भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, उसके एजेंडे में 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल साफ है। एक तो जनसंख्या, दूसरा सिविल कोड और एक मॉडर्न जो पर्सनल लॉ होनी चाहिए, वो सब पे लागू हो, इस तरह की व्यवस्था। वो 2024 से पहले कई सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वो जो तमाम मुद्दे थे, राम मंदिर हो गया तो वो तो काम पूरा हो गया, 370 पूरा हो गया, अब यूसीसी और जनसंख्या कानून, ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के एजेंडे में सबसे प्रायोरिटी पे रहेगा। और मोहन भागवत जी ने जब आज ये घोषणा कर ही दी है, तो मुझे लगता है कि जनसंख्या कानून जल्द ही आने वाला है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आरएसएस चीफ की तरफ से जनसंख्या पॉलिसी को भी हरी झंडी मिल गई है, तो वहीं पीएम मोदी का भी मिशन हिमाचल शुरू हो चुका है, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दशहरा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में एम्स बिलासपुर का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर 3650 करोड़ की सौगातें हिमाचल को दी गई। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। साथ ही मोदी अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का हिमाचल दौरा कितना अहम माना जाए? देखिए, मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव होने वाले उसकी घोषणा हो जाएगी, और घोषणा होते ही जो चुनावी माहौल जो है वो बदलेगा।
लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो फिर से चुनाव जीत सके। एक लीडरशिप को लेकर के सवाल, क्योंकि वहाँ पे उस तरह के डायनामिक अपना प्रभाव, एक छाप गवर्नेंस का वो मुख्यमंत्री साहब नहीं छोड़ सके। सरकार अनपॉपुलर है और इसलिए थोड़ा कंपटीशन टफ है। अब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुंचकर जिस हिसाब से आज उनका एक स्वागत किया गया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो हारी हुई बाजी को जितवा सकते हैं और शायद इसलिए उन्होंने दो चीज़ें, एक विकास जो एम्स और तमाम ये जो 3600 करोड़ के आसपास की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट्स जो हैं इसकी घोषणा, साथ ही साथ हिंदुत्व। कुल्लू में जो दशहरा है वो बहुत ही फेमस है और हिमाचलियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ शरीक होकर, वहाँ हिस्से बनकर प्रधानमंत्री मोदी ये दोनों, ये जो उनका डबल ब्लेड नाइफ जो है, हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट, यही संदेश वो हिमाचल के लोगों को दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अगर इस तरीके से चुनाव के दौरान वो कैंपेन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो हारती हुई दिख रही है वो जीत की ओर अग्रसर हो सकती है। किसी भी राज्य के लोग अगर नाराज भी होना चाहें, चाहे हिमाचल के ही क्यों ना हो, पीएम मोदी नाराज होने का मौका नहीं देते हैं। देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी सबके दिलों में बसते हैं, लेकिन राज्य के चुनाव में जो वहाँ का लोकल लीडर होता है, जो लोकल मुख्यमंत्री होता है, उसकी भी साख बहुत ही मायने रखती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तरफ पीएम मोदी मिशन हिमाचल पर हैं तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह मिशन कश्मीर पर हैं, जहां आज उनका तीसरा दिन है। अमित शाह ने पहले तो हाई लेवल सुरक्षा बैठक की और आतंकरोधी अभियानों, सर्दियों में घुसपैठ से निपटने, ड्रोन और स्टिकी बम के खतरे और आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही बारामूला में रैली को संबोधित भी किया, जहां भारी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यानी कि विपक्ष को अमित शाह करारे झटके पर झटके दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले पहाड़ी समुदाय को आरक्षण, फिर दैनिक ग्रामीणों के लिए घोषणा, ये कितना पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है? देखिए, पार्टी नहीं, जो कुछ हो रहा है वो देश के लिए इंपॉर्टेंट है जी। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में कश्मीर को हिंदुस्तान के दलाल पत्रकारों ने, ये लेफ्ट लिबरल कबाल ने, ये सेक्युलरिज्म के धंधेबाज लोगों ने कश्मीर को एक विवादित राज्य बनाकर के पूरी दुनिया में पेश किया। जी। ये कहा कि भाई ये अलग है, और मोदी सरकार ने उस मिथ को तोड़ा कि वो अभिन्न अंग है, जैसे बाकी राज्य हैं वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर है। आज वहाँ की तमाम ट्रेडिशनल पार्टियां जो ये कहती थी कि भाई आर्टिकल 370 हटाओगे खून की नदियां बह जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अंदर आर्टिकल 370 को निरस्त करने वाले बिल पास होते ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अपने से आप कैसे कर सकते हो, इसमें पाकिस्तान से बात करो। जी। फारूक अब्दुल्ला, बिना पाकिस्तान से बात किए हुए आप क्यों 370 हटा रहे हो? इस तरह की नॉनसेंस हिंदुस्तान के सामने ये लोग 70 साल से परोस रहे थे। आज अमित शाह ने उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया। जिस तरीके से उनका अभिनंदन हो रहा है, जिस तरीके से लोग हिंदुस्तान के साथ ये जो 370 के बाद खत्म होने के बाद जो चैन की सांस ले रहे हैं, विकास का स्वाद चख रहे हैं, वो तो अजूबा है ही। लेकिन आज अमित शाह ने पाकिस्तान के बॉर्डर के पास खड़े होकर के उन तमाम लोगों को एक करारा जवाब दिया। आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान के दलाल जो हिंदुस्तान की मीडिया में बैठे हुए, पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हुए, देखिए भी एक
आरजेडी का कोई लीडर है, एमपी है, वो पाकिस्तान जाना चाह रहा था। क्यों भाई? तो ह्यूमन राइट्स और जम्मू कश्मीर और ये तमाशा करने के लिए माइनॉरिटी का क्या हाल है? तो ये जो पाकिस्तान प्रेमी विपक्षी दल और ये मीडिया के लोग, उनको आज करारा जवाब अमित शाह ने दे दिया कि जो कुछ होना है वो हिंदुस्तान की सरकार करेगी और पाकिस्तान से हम बात तक नहीं करना चाहते किसी भी मुद्दे पे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मैदान में उतर चुके हैं और विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं। तो वहीं पीके ने नीतीश कुमार की पूरी पोल पट्टी को खोलकर रख दिया है। पिछले दिनों जब उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी तब उन्होंने उन्हें जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उनके नेताओं ने इस बात से इनकार कर दिया था कि पीके को कोई पद नहीं दिया गया है। लेकिन आज अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान पीके ने कहा कि मुझे जदयू में अध्यक्ष बनने का ऑफर मिला था लेकिन मैंने ठुकरा दिया। डॉक्टर साहब, नीतीश की पोल पट्टी तो पूरी तरह खुल गई। देखिए, नीतीश कुमार की पोल पट्टी पहले से ही खुली हुई है। ये दिल्ली में बैठे कुछ मीडिया और कांग्रेसी इकोसिस्टम के स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए, स्ट्रांग 8 साल से तो कोई विपक्ष में चेहरा ढूंढ नहीं सके, तो हर किसी को ट्राई किया जा रहा है कि चलो भाई हिट एंड ट्रायल में देख लेते हैं इसका क्या। नीतीश कुमार अकेले, उनकी जो पूरी हैसियत है वो 2 सीट की है। ये 2014 के चुनाव में साबित हो चुका। जी। अब उनके मन में फिर से प्रधानमंत्री बनने का जो सपना आया कि भाई देखिए, ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी जो है केसीआर जो है आज नेशनल पार्टी बना दिया है। मुर्गा और दारू साथ में वो बांट रहा है और ऐसे देश में राज करेगा। आप देखिए, ये तो यहाँ के इस तरह के नेताओं का स्टैंडर्ड है। तो नीतीश कुमार को लगा कि भाई फिर वही पीके के जरिए हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पीके को बुलाया गया, उनसे बोला गया कि भाई आप फिर से आप जुड़ जाइए। तो पीके ने साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसका कारण ये है कि पीके को जेडीयू के अंदर कोई भी बड़ा लीडर लाइक नहीं करता। लाइक इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसके आ जाने से एक नौसिखिया, हम जो 20 साल 30 साल से इस तरह की राजनीति में जुटे हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं, कोई बाहर का कोई यंग आदमी आता है वो हम लोगों को हमारे ऊपर धौंस जमाता है, इसलिए उनकी वहाँ पे एक्सेप्टेंस ना के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें बुलाया गया था अभी, तो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाह रहे हैं, वो अलग यात्रा पे निकले हुए हैं, तो अच्छी बात है, हर व्यक्ति को अपना अपना ये है। लेकिन जिस तरह का जवाब आया जेडीयू की तरफ से, वो ये पूछ रहे हैं कि पहले ये बताओ कि भाई जो प्रचार प्रसार होर्डिंग करते हो वो पैसा किस रूप में मीडिया को देते हो? कैश में देते हो, ब्लैक मनी देते हो, कहाँ से लाते हो, बताइए। तो जब इस तरह से आपके बीच संवाद का स्तर है तो भाई आपने बुलाया ही क्यों? पीके को आपने बुलाया है क्यों? क्या सोच लिया कि कल आप उनको गालियां देंगे तो वो आपकी पोल पट्टी नहीं खोलेंगे? नीतीश कुमार डेस्परेट हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि सरकार के अंदर भी आप किसी एक शख्स को, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर छोड़ के चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मीटिंग में उसने नीतीश कुमार की ही योजनाओं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहा था और उसने कह दिया कि ये पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है ये सरकार। जी। मंत्री खुद कह रहा है और ये कह रहा है कि भाई हम चोरों के सरदार बने बैठे हुए हैं मंत्री के रूप में। नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई आप ये सब काम क्यों कर रहे हो, टोक दिया, तो उसने इस्तीफा दे दिया। तो आरजेडी का 2 अपर कास्ट का जो मंत्री था वो कार्तिक सिंह और ये दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया। तो वहाँ ऑलरेडी अभी जुम्मा 2 महीने भी नहीं हुए हैं और वहाँ पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जो है कवायद जो है वो शुरू हो गई है। तो नीतीश कुमार के लिए एक ही जुमला कहा जा सकता है कि वो ना घर के रहे और ना घाट के रहे। प्रधानमंत्री बनना तो दूर, मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे बचे
उसके लिए उनको चिंता करनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। नीतीश और पीके के बीच जुबानी जंग तेज है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के पोल कोड प्रस्ताव पर भड़क गया है और उसका विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग ने सभी दलों को प्रो फार्मा भेजा है जिसमें सारी जानकारी देने को कहा है, लेकिन राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को लोकतंत्र पर एक और हमला करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनावी वादे करने से आप हमें नहीं रोक सकते। पूरा विपक्षी कुनबा इसका विरोध कर रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस के जयराम रमेश हों या टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, शिवसेना, सपा, सीपीएम, हर कोई विरोध में खड़ा हो गया है। डॉक्टर साहब, कल आपने कहा था कि जो विरोध करे वो चोर है, तो अब पूरे विपक्ष को चोर समझा जाए और नियत में खोट माना जाए? देखिए क्या कह रही है, ये क्या मांग कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुझे झूठ बोलने की आजादी दो जी। हम जो है लोगों को झूठे सपने सुनाएंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मैंने कहा था कि ये लिटमस टेस्ट है। विचारधारा विहीन, आइडिया विहीन, इस तरह के लोग जिसके पास भारत को कैसे आगे लेके जाना है, विकास कैसे करना है, जिसके पास इसका कोई रोड मैप नहीं होगा, वो ये छलावा करते हैं। आज खबर आई कि ये जो पंजाब के चुनाव के दौरान पानी की टंकी पे 2 आदमी को बिठा करके, महिलाओं को बिठा करके, टीचर पीटीआई जो थी, केजरीवाल ने तमाशा किया था कि भाई सरकार बनते ही तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा जी, उतर जाओ। ये जो शोले फिल्म का जो टंकी वाला जो डायलॉग चल रहा था केजरीवाल का, इस फ्रॉड का, आज फिर से आके वो लोग बैठ गए। आज इसलिए बैठ गए, उन्होंने कहा कि भाई 7 महीने हो गए, केजरीवाल जी ने तो हमें वादा किया था, लेकिन 7 महीने के बाद कोई सुगबुगाहट नहीं है। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये आपकी बेवकूफ़ी थी कि माइक लेकर के बैठ गए, इसके प्लान में मीडिया कैंपेन का आप हिस्सा बन गए। अक्लमंदी होती तो आप ये नहीं किए होते। केजरीवाल, राहुल गांधी जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं यूथ को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इतना रुपए देंगे, वो देंगे, ये देंगे। अरे भाई ठीक है, देंगे तो आपको हिसाब भी दे दो, लेकिन नहीं, ये उस फॉर्म को नहीं भरना चाहते जिसमें इनकी पोल पट्टी खुल जाए और झूठ बोलने की वजह से इनकी पार्टी के ऊपर इलेक्शन कमीशन सजा दे सके। ये झूठे नेताओं की पहचान कराने वाला एक लिटमस टेस्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से पहले हिंदुस्तान की जनता के हाथों में दे दिया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप सभी को हमारी और कैपिटल टीवी की तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।